आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे टू टू गौरव कुमार। उनकी ईमेल आई थी, उन्होंने हमें बताया कि आज उनका हैप्पी बर्थडे है, तो बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं जन्मदिन के लिए। और गौरव हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर और हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, और काफ़ी वीडियोस भी इन्होंने हमें सजेस्ट जो है वो करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और अभी हम लोग सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं TRS द रणवीर शो पॉडकास्ट का। और कौन सा टाइटल बताएंगे मौजम? टाइटल है डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति सर का। पार्ट 1 हम लोगों ने कल देखा था, पार्ट 2 आज देखेंगे और पार्ट 3 हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो, देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है आज के पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके मैं लोग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आई फील कि किसी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर में बहुत एम्पैथी होती है। आप में भी बहुत ज़्यादा एम्पैथी है, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाकर, उनके दिलों के बारे में सीख कर। पर मेरा दिल ये कहता है कि आपका दिल एट सम पॉइंट आपकी लाइफ में टूटा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, रोमांटिकली नहीं कह रहा हूँ। वैसे तो टूटते ही हैं दिल, सबके टूटते हैं। हाँ, मतलब लाइफ ने आपका दिल तोड़ा है, रोमांटिकली नहीं। हाँ, वैसे तो मतलब 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं ही, बड़े इंसिडेंट्स हैं। क्या था सबसे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट का इंसिडेंट? हाँ, ये अगर कहना हो तो जब मैं 17 साल का था, DU में आ गया था। मैं 16.5 की उम्र में DU में आ गया था। तो मैं 16.5 की उम्र में DU में आ गया था। 17 का हुआ जब BA फर्स्ट ईयर में था। तो हमारे घर में एक ट्रेजेडी हुई बहुत बड़ी, नॉट समवंस डेथ, लेकिन वैसी ट्रेजेडी हुई। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो महल से सड़क पे आ जाने की स्थिति बन गई। सो इन द एज ऑफ 17 व्हेन आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ, सब कुछ था मेरे पास जो दिल्ली में एक बच्चे को चाहिए रहने के लिए। बस एक बाइक लेने वाला था मैं उस समय, ले नहीं पाया था, लेकिन दोस्तों के पास बाइक थी। उस समय अचानक ऐसा हुआ कि ये चीज़ें सब खत्म हो गई घर में, और फिर मुझे अपने पेरेंट्स और सबको सपोर्ट करने के लिए सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी। तो मैंने ग्रेजुएशन का अपना पूरा बाकी टाइम सेल्समैन की जॉब करते हुए निकाला। कैलकुलेटर्स बेचता था मैं, फिर प्रिंटिंग कार्ड्स बेचता था। मतलब प्रिंटिंग की एक सेटअप था, उसमें ऑर्डर्स लाना, प्रिंटिंग करवाना, सप्लाई करना, वो सब करता था। वो 2 साल बहुत टफ थे। ज़्यादा टफ ये नहीं था कि मैं काम कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, बच्चे तो फ्लेक्सिबल होते ही हैं। सब नहीं होता। अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी कंडीशन से अचानक बहुत खराब कंडीशन में आते हुए देखना, यहाँ सर्वाइवल भी एक क्राइसिस हो, रिस्क बहुत सारा, डेंजर बहुत सारा हो, वो बड़ा टफ था। लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा कहता रहा। तो मेरी माँ नहीं है, 4-5 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। उनको हमेशा गिल्ट रहा कि हम जब बच्चों का करियर बनने का टाइम था, हम 3 भाई हैं, मैं उस समय 17 का था, दूसरे भैया 18+ के थे, बड़े भैया 20 के थे। तो जिस स्टेज में करियर बनता है सब बच्चों का, ठीक उस समय क्राइसिस आया। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कई बार ये बात समझाई बाद में कि सुविधाएं तो हर पेरेंट देता है, आप भी दे ही रहे थे, और उस क्राइसिस ने हमें जितना सिखाया उतना किताबें और स्कूल और कॉलेज कभी सिखा नहीं सकते थे। सही बात है। सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, बिग टर्निंग पॉइंट, जिसमें मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ भी हाथ से निकल जाए, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे डर नहीं लगता है। हम लोग 1500 लोगों की टीम है, वी आर डूइंग गुड, पर अब डर नहीं लगता है मुझे इन सब बातों से। सेकेंड टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ ज़िंदगी में तब आया जब मेरी माँ की मृत्यु 5 साल पहले हुई। वो इमोशनल सेटबैक बहुत बड़ा था मेरे लिए, जो मेरी सेल्फ इवेल्युएशन को उसने ध्वस्त कर दिया। मतलब मैं फील करता था कि मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ और मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा। मुझे कंफर्टेबल होने में 6 महीने से 12 महीने का समय लगा। 1 आध महीना तो ये था कि मैं उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर पा रहा था, बोल ही नहीं पा रहा था एक सेंटेंस भी, जबकि मैं ऐसा खुद को नहीं मानता था। बाकी काम की दुनिया में छोटे मोटे सेटबैक होते हैं। 3-4 साल पहले ऐसा हुआ कि हमारे टीचर्स के ग्रुप ने मुझे छोड़ के सबने एक साथ छोड़ दिया अचानक, और
ऐसा लगा कि बहुत बड़ा क्राइसिस है, लेकिन मैनेज हो गया आराम से. वी गॉट इवन बेटर टीचर्स एंड हमने ये भी समझा कि कोई सिस्टम का रन करना किसी इंडिविजुअल पे ना डिपेंडेंट होता है, ना होना चाहिए. सो वी स्टार्टेड डेवलपिंग सिस्टमिक अप्रोच रादर देन पर्सन ओरिएंटेड. यस. तो अब हम सिस्टमिक अप्रोच पे काम करते हैं. 1500 लोग हैं. आई एम वन ऑफ देम. एंड वी बिलीव इन मेकिंग द सिस्टम रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग. तो अब इंडिविजुअल सेंट्रिक सिस्टम, जैसे ब्यूरोक्रेसी में होता है, इंडिविजुअल सेंट्रिक नहीं होता है, ठीक वैसे हमारे सिस्टम वैसा है. सो नाउ वी आर इवन स्ट्रॉन्गर देन बिफोर. इस पॉडकास्ट में पहले प्यार की बातें करी हमने, फिर एक और इमोशनल सब्जेक्ट आ गया. आप बस्सी को जानते हो, एक स्टैंड अप कॉमिक. अनुभव सिंह बस्सी जी, मैंने जी, देखा एक दो बार. उसका एक मैंने देखा था एपिसोड था, वो कॉलेज हॉस्टल में शायद कूलर बच्चों ने गिरा दिया, ऐसा कुछ था. बड़ा इंटरेस्टिंग ज़्यादा. बस्सी भाई आए थे पॉडकास्ट पर. अच्छा. मैंने सोचा कि मजाक करेंगे उनके साथ, जोक्स रैप करेंगे. वो पूरा पॉडकास्ट सीरियस हो गया मेंस इमोशनल हेल्थ के बारे में. इतना दर्द निकला है उस पॉडकास्ट में दोनों तरफ से. आई फील कि अक्सर लड़के एक दूसरे से इमोशनल बातें नहीं करते. हाँ, और ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है. इस पर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो एक सिगमंड फ्रॉइड की स्टूडेंट थी नैन्सी कोडोरो, उनको पढ़िए. उनका थीसिस है, उसका नाम है द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस. मेल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस. वो छुपाते हैं ऐसा नहीं, उनकी वो कैपेसिटी बचपन में ख़त्म हो जाती है. और उसका पूरा उन्होंने कहानी बताई. कहानी ये बताई कि जब बच्चा 6-7 साल का होता है, आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है, बेटा हो या बेटी हो, माँ के साथ चिपक के सोता है. जी. तो उसको माँ के साथ बड़ा सुकून मिलता है. उसको लगता है कि यही मेरा संसार है, क्योंकि माँ उसकी सभी ज़रूरतें पूरी करती है, तो उसको कंफर्ट लगता है वहाँ. फादर के साथ अच्छा लगता है, पर फादर के साथ लंबे समय का कंफर्ट नहीं है. वो कुछ मिनट का है, कुछ समय मतलब एंजॉय करने का है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट में हमेशा माँ पसंद आती है. अब 6-7 साल या 8 की उम्र के बाद क्या होता है कि बेटे को हम माँ से अलग करने लगते हैं कि अलग कमरे में सो, दूर सो. और वो हर कल्चर की ज़रूरत है ताकि बेटे के मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स ना आने लगें, क्योंकि वो बड़ा होने वाला है. बेटी को वो दिक्कत नहीं आती है. तो माँ और बेटी ज़िंदगी भर एक साथ सो भी सकती हैं, हर तरह की बात कर लेती है, क्योंकि माँ के जीवन के अनुभव और बेटी को जो अनुभव होंगे किशोरावस्था के बाद वैसे ही सेम होने वाले हैं. तो बच्ची माँ से ही बात करेगी. बेटा भी किशोर होगा और बेटा माँ से बात नहीं कर पाएगा. और बेटे और बाप में तो और कम बात होती है. तो जो बेटा नाम का जो प्राणी है ना घर के अंदर, वो इमोशनली बहुत अकेला है. वो जब बड़ा होता है तो वो अपनी बातें, स्पेशली द चेंजेस इन बॉडी जो उसको फील होते हैं, बाप से तो वो कोई बात नहीं कर पाता, तो ये तो क्या ही करेगा. माँ भी इन मामलों में थोड़ा सा पर्दा रखती है बेटे के साथ, बेटी के साथ नहीं रखती है. बहन से कैसे बात करे इस तरह की. भाई अगर है बराबर उम्र का तो शायद कर ले, पर बहुत कम घरों में भाइयों में दोस्ती वाला संबंध होता है. आमतौर पे वहाँ वो सम्मान और रिस्पेक्ट वो हावी हो जाता है. इसलिए 13-14 साल के लड़के के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने दोस्तों से बात करे. दोस्त भी उतने ही अकेले हैं अपने अपने घर में, सही किसी को नहीं पता है. तो कहीं कहीं से वो ज्ञान चुराते हैं, आपस में शेयर करते हैं, गैंग बनाते हैं अपना. और क्योंकि घर के अंदर से वो इमोशनल स्टेबिलिटी उनको नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलती है इन मामलों में, तो लड़के, मतलब नैन्सी कोडोरो जो बता रही है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ जी. तो लड़का एक विद्रोह के भाव में रहता है कि मुझे मेरी माँ ने मुझसे अलग कर दिया और मैं अपनी बहन की तरह माँ के साथ नहीं रह पाता हूँ. तो घर की दुनिया से डिटैच होके बाहर की दुनिया में सुकून ढूंढता है. इसलिए आप देखेंगे जनरली लड़कों के लिए पैसा, रुतबा, पावर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी जितनी वैल्यू है जनरली लड़कियों के लिए नहीं होती है, क्योंकि वो घर के माहौल में अपनी माँ के साथ, पापा के साथ जितना सुकून उनको मिलता है, तो इनके लिए सफलता के मायने जनरली अलग रहते हैं. वो सफलता प्यार मोहब्बत में ज़्यादा देख पाती है. इसलिए आप फिल्मों में देखेंगे जब लड़के लड़की मिलते हैं तो लड़की क्या बोलती है, एक छोटा सा घर हो,
तुम रहो मैं रहूं, लड़का ऐसी बात आमतौर पे नहीं बोलता है। उसका सपना छोटा घर नहीं है, उसका सपना केवल तुम रहो मैं रहूं नहीं, उसका सपना है कि एक महल हो, 50 नौकर चाकर हों, 20 गाड़ियां हों, क्योंकि वो खुद को साबित करना चाह रहा है बाहर की दुनिया में। और लड़की, सभी नहीं, जनरली लड़कियों के लिए सुकून का बिंदु है घर, परिवार, दोस्तों का समूह, एक छोटा समूह जहाँ इमोशंस आपस में शेयर हो जाएं, न कि ऑब्जेक्ट्स से वो अपने आप को डिफाइन करें। और ये इसकी जड़ है बचपन का वो अनुभव जब बेटे को माँ से अलग किया जाता है। सो नैन्सी कोडोरो हैज़ ब्यूटिफुली रिटन द बुक टाइटल्ड द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। मैं खुद एज अ कंटेंट क्रिएटर इसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ इन पॉडकास्ट के थ्रू, कि अगर दो मर्द आपस में इमोशनल बातें करें शायद कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा सोसाइटी में। तो करनी चाहिए। आई फेल्ट कि बसी भाई के साथ वो हुआ। पर 2-3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड है जो अपने, उनका शायद डिवोर्स होने वाला है, तो वो मेरे से बात कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और मैं उनके लिए वहाँ रहने की कोशिश कर रहा था, और जो मेरे दिमाग में जोक्स आ रहे थे उन्हें भी ब्लॉक कर रहा था क्योंकि अक्सर आपको जोक्स क्रैक करने होते हैं अपने भाइयों के साथ, पर मैं शांति से उसकी बातें सुन रहा था। तो ये इतना मुश्किल होता है सर। आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है कि किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहें। इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए, आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का वहाँ पर क्या है। महिलाएं जब जाती हैं जी, वहाँ कई महिलाएं बैठी हैं आराम से बात कर रही हैं, एक और महिला आई, सब मिलकर रोती हैं, एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह से चलता है। तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं, एक की और आती सब कैसे रोने लगती है मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है। सब रोई 5-7 मिनट, फिर वो 7वीं महिला भी चुप हो गई, फिर बात होने लगी, फिर 8वीं जब भी आएगी फिर 8 रोएंगे उसके बाद। तो बहुत पता नहीं कैसे मैनेज होता है। अच्छा, आदमी लोगों को आप वहाँ देखेंगे जी, किसी के दुख में जब जाते हैं, 1-8 मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लग रहा है, जिसको बुरा लग रहा है, जिसको दुख हुआ, बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, फिर वो जाके बैठ जाएंगे, आंसू तो भूल ही जाइए आप। फिर 6-7 आदमी जहाँ बैठेंगे 2-4 मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे, फिर खुसर खुसर शुरू कर देंगे कि भाई सेंसेक्स उठा के नहीं उठा, हमारा काम ठीक चल रहा है। या फिर वो व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, पानी पिलाना सबको, जूते सबके लाइन ठीक कर देना, क्योंकि वो दुख व्यक्त करने के माहौल में रह ही नहीं सकते। जी जी। और आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है। अगर तुम्हारी आंख से आंसू निकलता है तुम लड़की हो, लड़का नहीं हो। तो लड़की होना लड़कों के लिए बहुत ही डिमीनिंग सी बात मान ली गई है, जबकि ये महिलाओं की ताकत है कि वो रो सकती हैं। उनकी दवाई भी है, दवाई है। हमारे पास स्ट्रेस हुआ, रो लिए, बात खत्म हो गई। जी। Stress एक तो हमारा वैसे ही परवरिश का जो स्ट्रक्चर है गलत है, ऊपर से ये जो वैल्यू सिस्टम है कि रोए तो लड़की हो। अब लड़कों की दुनिया में कोई दुखी है, रोना चाहे, सब मजाक बना देते हैं उसका, जबकि सबको साथ देना चाहिए। मिलके ना भी रोएं, कम से कम साथ तो दें, गले तो लगा लें। पर रोना एक ऐसी बेहूदी बन गई है लड़कों की दुनिया में, तो फिर इलाज कहाँ से होगा? स्ट्रेस इकट्ठा होता जा रहा है, रो आप पा नहीं रहे, तो बहुत क्राइसिस है। लड़कों की दुनिया में क्राइसिस कम नहीं है, बहुत क्राइसिस है। सोल्यूशन है इसका? सॉल्यूशन ये कि एक ऐसी कल्चर जिसमें रोना अच्छी बात मानी जाए। सप्ताह में एक बार रोने का दिन मना लेना चाहिए। जैसे होता है ना, मंगलवार को फास्ट रखना है या फ्राइडे को फास्ट रखना है, ऐसे एक दिन रोने का फिक्स कर दे कि आज रोना ही रोना है, भी आधा घंटा कम से कम रो लो। वो मेरे साथ ध्यान में होता है। हाँ, तो ध्यान में मैंने सुना है कई लोगों को आंसू निकलते हैं। क्योंकि आपको खुद का सामना करना पड़ता है ध्यान में, खुद के जज्बातों का सामना करना पड़ता है। मैं एक बार किसी के फ्यूनरल में गया था, किसी के फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, और मेरा दोस्त था वो। तो जब आप मिलते हो फैमिली मेम्बर से फ्यूनरल में, मैंने बस उससे कहा कि यार मैं हूँ तेरे लिए, इशारों से, और वो हंसने लगा अपनी फैमिली के सामने। उस दिन मुझे मर्द होने की असलियत के बारे में पता चला कि हर जगह जोक्स होते हैं यार। नहीं, मुझे लगता था जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, मुझे लगता था कि मुझे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ जैसे मर्द होते हैं हमारे देश में। वो
इमोशनल एक्सप्रेशन कम करते करते इमोशनल ही नहीं रह पाते एक समय के बाद। मैं सरप्राइज था कि इतना कैसे मेरी नेचर चेंज हुई। मैं 1 महीने बोल नहीं पाया, 6 महीने फ्री नहीं हो पाया उस चीज़ से। 1 साल लग गया मुझे उस माइंडसेट से बाहर निकलने में। इसका मतलब, और मुझे खुशी है कि मैं कम से कम अपनी माँ की मृत्यु पर इतना दुखी हो पाया कि मतलब इमोशंस बचे हुए हैं, ये खुशी की बात है। हर बेटे को इस दौर से गुजरना पड़ता है एट सम स्टेज। गुजरना ही पड़ता है, और बेटा ही गुजरे अच्छा है, माँ ना गुजरे तो ही अच्छा है। मतलब माँ के लिए इस चीज़ से गुजरना कि बेटा नहीं रहा या बेटी नहीं रही, वो ज़्यादा दुख की बात है। तो ज़्यादा अच्छा है कि बेटे और बेटी ही इस दर्द को झेलें कि उनकी माँ नहीं रही, पिता नहीं रहे। इफ़ यू डोंट माइंड, एज अ मैन ने क्या सीखा उस फेस से? मैंने सीखा कि जीवन में जब तक कोई व्यक्ति है उसकी कद्र ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जाने के बाद अब कद्र कितनी भी करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है ना। तो मतलब मैं अपनी माँ का बड़ा सम्मान भी करता था और हमारे बीच में बड़ा प्रेम भी था, पर फिर लगता है कि थोड़ा और समय दे पाता, रोज़ 1 घंटा और बैठ माँ की पाता। बात हो रही है, मैं इमोशनल हो रही ये सब दुख तो होता ही है, और ये दुख सबको होना है। जब तक पेरेंट्स हैं आप टाइम बहुत दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में। आप सुविधाएं दे देंगे, समय नहीं दे पाएंगे। और समय में दिक्कत ये भी है कि उनकी जनरेशन का थॉट प्रोसेस, रुचियाँ इतनी अलग हैं कि हम एडजस्ट नहीं हुआ। 2, 4, 5 मिनट के बाद कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं बचता, क्या बात करें। जो केयर हम कर रहे हैं वो भी हमारी केयर कर रहे हैं, लेकिन अब विचार और अनुभव और दुनिया, ज़रूरतें इतनी अलग अलग हैं, ज़्यादा बात हो नहीं पाती है। लेकिन फिर ये कि जब वो नहीं रहते हैं तो लगता है कि काश और समय दिया होता। ये तो है, ये तो मैं अब सबको इतना ही बोलता हूँ जिनके पेरेंट्स ऐसी किसी अवस्था में हैं कि भाई जितना हो सके करो और समय भी दो, बाद में मलाल ना रहे कि कुछ कमी रह गई। ये गिल्ट बड़ा गहरा गिल्ट होता है। मैं लाइफ के उस फेज़ तक पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, मेरे माता पिता, चाचा, मामा, मामी, सब लोग अभी थोड़े थोड़े बच्चे की तरह बन रहे हैं। हाँ, और मुझे अल्फ़ा बनने की ज़रूरत ज़्यादा फील हो रही है। ये भी अजीब फेज़ है। 30 से 40 की उम्र जिसमें अब आप आने वाले हैं ना, इस उम्र में पेरेंट्स की केयर ज़्यादा करने का मामला बनता है। और 40 से 50 के बीच में जनरली उनकी जुदाई झेलने का समय आता है। जनरली हमारे देश में जो एवरेज एज है उसके हिसाब से, किसी किसी केस में थोड़ा जल्दी होता है, किसी में बहुत बाद में होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 40 से 50 के बीच में ऐसा झटका लगता है। सो यस, यू हैव टू बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स देम। और क्या होता है इस उम्र में आके ना, उन्होंने जो अचीव करना था मोर और लेस कर लिया होता है, वो रिटायर्ड लाइफ के आसपास पहुंच चुके होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि फिनेंशियली कोई सपोर्ट करे, मतलब मिडिल क्लास में, क्योंकि वो जनरली इतना उनके पास होता है कि वो अपना काम चला लेते हैं। वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता कई घरों में। उन्हें उनकी उम्र के कुछ दोस्त मिल सकें, ऐसा माहौल आप बना सकें, और उनके साथ दिन में 10 मिनट, आधा घंटा कम से कम बैठ के बात कर लें। हो सके तो इमोशनल बातचीत, जो पहले की जनरेशन्स में आसान नहीं होता था। अब जो नई जनरेशन्स हैं, पेरेंट्स के साथ इमोशनल बातचीत ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो अब नई जनरेशन्स में इमोशंस का गैप कम हुआ है, एक्सप्रेसिव ज़्यादा हैं बच्चे। और मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स ऐसे बच्चों के दोस्त पहले की तुलना में ज़्यादा बन पा रहे हैं, विच इज़ गुड। लेकिन फ्रेंडली कितना ही बन लें, फ्रेंड तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे नहीं बनाना चाहेंगे ना, फ्रेंड तो क्यों बनाएंगे। और फ्रेंडली भी अगर हो पा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कि मुझे लगता है आज से 30 साल बाद, जब मैं 30 तो शायद बच्चे भी नहीं, मेरे 20-25 ही बच्चे होंगे। आप ये सच में मानते हो? मुझे बचपन में किसी ने कहा कि तुम्हारी उम्र 77 ईयर्स की है। अब मुझे नहीं पता उस बात में कितना वज़न है, और मैं 50 का होने वाला हूँ। तो मेरे मन में बैठ गया है कि मैं 77 की एज में मरूंगा। बैठ गया है, हो सकता है एकदम गलत हो, कल का भी क्या भरोसा है। इसको ब्लिक कहते हैं फिलोसफी में। क्या? ब्लिक। ब्लिक का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई कॉग्निटिव एविडेंशियल बेस नहीं है, पर एक बात बैठ गई है मन में, एंड विच यू ट्रीट एज ए फैक्ट एंड यू डिसाइड अबाउट समथिंग ऑन दैट बेसिस।
तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी एज 77 तक रहने वाली है, तो मैं प्लानिंग उसी हिसाब से करता हूँ कितने साल बचे हुए हैं। हो सकता है मैं कहीं मर जाऊँ, क्या भरोसा, हो तो कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मेरा अनुमान है कि वैसे भी तो भारत की एवरेज एज उतनी ही है, तो मैं क्यों मानूँ कि उससे ज़्यादा मिलेगा। सो ब्लिक इज़, जैसे वही मुझे ब्लिक है कि 77 तक करीब रहना है, 25-27 साल हो गई हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी फैसले करूँगा। भाई आज सेकंड हाफ की बात करें तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली है। सबसे पहले तो मैं भाई क्राइसिस की बात करना चाहूँगा कि ये हकीकत है, हालात जो होते हैं ना वो इस यानी कि एक ऐसी चीज़ है कि जो वक्त से पहले इंसान को जो है बहुत कुछ सिखा देती है। यानी कि अगर एक बच्चे की बात करें तो उसे बहुत कुछ जो है वो बता जाती है, उसके इर्द गिर्द का माहौल, उसके आसपास के लोग कि वो क्या हैं, उसे किस तरह ट्रीट करना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। जो करेक्टर डेवलपमेंट की बात की और जो हालात की और डिफरेंट क्राइसिस की बात की, तो उससे रिलेटेड मुझे एक लाइन याद आई जो मैंने कहीं पर सुनी थी और जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता। सो अगर इस लाइन को अगर हम लोग डीपली देखें ना, तो मुझे लगता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि हम लोग डर रहे होते हैं, जो हमारे अंदर का डर होता है ना, हमें बहुत सारी चीज़ें करने को रोक रहा होता है। लेकिन हालात जैसे भी मर्जी है, जैसे सर ने बीच में बात की कि एक टाइम था जब बहुत फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी थी, फिर एकदम से ऐसी सिचुएशन आ गई। तो देखो आपके पास ऑप्शन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि उसी चीज़ का रोना सारी ज़िंदगी ही रोते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वक्त को बेहतर बनाने के लिए उसमें मेहनत करना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ये चीज़ समझाने की बड़ी ज़रूरत है कि भाई अगर लाइफ में कुछ भी हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन अगर देखें ना वो फेज, वो टाइम जो है ना वो ऐसा होता है कि वो इंसान का जो है ना एक लर्निंग प्रोसेस जो होता है ना वो बहुत तेज़ हो जाता है। वो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो सीख जाता है जो उसने टाइम में कहीं पे जो है ना आने के बाद जो है वो सीख नहीं होती। यानी कि जिस एज में हम शायद इस एज में आगे सीख रहा हो, लेकिन वो उससे पहले सीख जाता है। अभी तो जैसे सॉरी मैं इंटरप्ट करी, इसीलिए तो बोलते हैं कि आपके कंफर्ट जोन में आप कभी भी उतना नहीं सीखते जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर सीखते हैं। अभी अगर बात की जाए तो आप जब बाहर निकलते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आपको इस तरह के मिलते हैं जो भाई अपनी एज से बहुत ज़्यादा मिच्योर जो है वो हो चुके हुए होते हैं। खैर अभी उससे आगे आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मैं सच में बोलूँ बहुत सारे ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें आपके फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है कि आपके घर का माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जैसे आगे टॉपिक स्टार्ट हुआ इमोशनल होने का, जहाँ पर बात की गई कि बॉयज़ जो हैं वो नॉर्मली क्यों इस तरह से होते हैं और लड़कियां जो वो इस तरह से ज़्यादा क्यों रहती हैं। बट अभी कल ही मेरी मतलब ऐसी बात, एक डिस्कशन हुई एक फैमिली के साथ, हमारे घर आई थी और उनके बच्चे हैं, 2 ही बेटियां हैं। सो उनके जो घर का माहौल है, मतलब जो हस्बैंड एंड वाइफ है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है उस तरीके से। तो क्या होता है कि जो हस्बैंड का गुस्सा है ना, वो मतलब जो बीवी का गुस्सा है वो बच्ची पर निकाल देते हैं, बड़ी बच्ची पर। सो वो बच्ची इतनी ज़्यादा अपने इमोशंस को उसको सप्रेस कर दिया गया है ना कि एक तो वक्त से वो पहले बड़ी बातें तो करती ही करती है, बट उसके साथ साथ उसकी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलती है। तो मुझे लगता है कि एक ये चीज़ें भी बड़ी मैटर करती है, घर का इन्वायरमेंट और पेरेंट्स किस तरीके का एक इन्वायरमेंट बच्चों को दे रहे हैं। देखिए यार, जो हकीकत है मैं जो है बिल्कुल एग्री करूँगा। जो बच्चियाँ होती हैं ना उनके पास फिर भी जो है ना इमोशन अपने शेयर करने के लिए जो है ना माँ होती है, बहनें होती हैं, ठीक है। लेकिन लड़के जो है ना हकीकतन भाई से अपनी बात जो है वो नहीं कर पाता, क्योंकि भाई से शायद उस तरह के आपके ताल्लुकात नहीं होते जिस तरह एक डेवलप होने चाहिए। बहनों से आपको जो है बात करते हुए शर्म आती है। माँ से अगर बात की जाए तो माँ और बेटे के दरमियान वाकई एक पर्दा होता है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा जो है वो बात नहीं कर सकते। अगर आप करें तो आपको वहीं पर रोक दिया जाता है। और अगर वालिद साहब की बात करें तो वालिद साहब से जो है वो भी आपकी जो है उस तरह आपके लिए अटैचमेंट नहीं होती कि आप जो है अपने अंदर जो आपके चल रही होती है ना चीज़ें, तो वो आप जो है वो निकाल पाएँ। तो लिटरली जो है ना जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर होती हैं तो या तो आप बाहर लोगों से जो है एक शेयर करना शुरू कर देते हैं, लोगों में कंफर्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं। अगर वहाँ पे भी आप नहीं शेयर करते
तो वो आपके अंदर ही एक स्ट्रेस और एक डिप्रेशन जो है वो बनना शुरू हो जाता है। वैसे मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि ना मर्दों के लिए ये एक चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मर्द को रोना नहीं आ सकता और तुम इस तरीके से करोगे तो तुम लड़की हो क्या। मुझे लगता है कि मर्दों को भी इक्वली राइट हमारी सोसाइटी में होना चाहिए, क्योंकि रोना एक बहुत बड़ी थेरेपी है। आप अपना अंदर का सारा स्ट्रेस बाहर निकाल देते हो रो कर। और हाँ, मैं ये भी ज़रूर मानती हूँ कि औरतें जो होती हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, मर्द उनके मुकाबले में बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं। बट अगर मैं इसी सिचुएशन को थोड़ा सा उल्ट कर दूँ ना, लाइक इस तरीके से कि जैसे अगर मान लो कि स्थिति इस तरह की है घर की कि माँ बाप की आपस में नहीं बन रही, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, मर्दों के पास यानी कि लड़कों के पास एक ऑप्शन होता है कि वो बाहर चले जाते हैं, उनका स्ट्रेस जो है वो बर्स्ट हो जाता है। लेकिन लड़कियों के पास इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। उनको क्या कि उनको घर में ही रहना है, उसी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना है, और कहीं ना कहीं पर वो समटाइम्स इतना अफेक्ट आपकी लाइफ को करता है कि आप अपने इमोशंस किसी के साथ उस तरीके से शेयर नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है ना, ये बड़ी डिपेंडेंट है। बट हाँ, मैं टोटली अग्री करती हूँ कि मर्दों को हमारी सोसाइटी में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस तरह की इमोशंस की प्रॉब्लम देखनी पड़ी। और जो बीच में सर ने बात की ना रोने वाली, फ्यूनरल की बात ही, तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो जब तक मेरी अम्मी की डेथ नहीं हुई थी, तो किसी की भी डेथ पर जब हम लोग जाते थे ना, मुझे कभी रोना नहीं आता था। इनफैक्ट ये मैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ी ऊपर बात हो रही है, तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। मुझे भी ना हंसी आया करती थी जब लोग ना रोते थे, बट जब मेरी अम्मी की डेथ हुई ना, तो मुझे तब एहसास हुआ, तब मुझे एक तकलीफ़ हुई। और जैसे सर ने बीच में बोला कि उनकी माता जी की डेथ हुई तो 1 साल उनको लग गया। खैर मुझे तो काफ़ी सारे साल लग गए इस चीज़ में से निकलने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो तंग करती हैं। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जब आपको खुद को तकलीफ़ होती है ना, फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि अगला बंदा जो है ना, उसकी तकलीफ़ क्या है। बट स्टिल मैं इस तरह से ना, कभी मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग वाकई में ऐसे ग्रुप बनाकर औरतें रोती हैं ना, वो कैसे इतना रो लेती हैं। और दूसरा ये कि एक कुछ तो ऐसी भी होती हैं फैमिली में जो आते साथ ही बेहोश हो जाती हैं, मतलब उनका कोई इतना करीबी ताल्लुक होता भी नहीं है। और मुझे नहीं समझ में आता उनको इतना सदमा कैसे लगता है कि जो घर वाले हैं वो बेहोश नहीं होते, लेकिन वो लेडी जो है ना, वो सबसे पहले आकर ऐसे बेहोश हो जाती है। अच्छा, वैसे मैं थोड़ी पीछे से बात शुरू करना चाहूँगा, जहाँ आपने महिलाओं की बात की कि वो बाहर नहीं निकल सकती, तो मेरा ख्याल है कि भाई टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हुआ है। आजकल की मैंने महिलाएं देखी कि भाई वो भी जो है, अगर उन्हें कोई दिक्कत हो, घर में सुकून ना मिल रहा हो, वो भी अपने जो है ना बाहर निकल जाती हैं, वो नहीं परवाह करती हैं, ठीक है ना। बच्चों की बात कर रही हूँ यहाँ पर, जब आप उस एज में होते हो कि आप परमिशन लिए बगैर बाहर नहीं निकल सकते, मतलब लड़कियाँ स्पेशली। और हमारी सोसाइटी में, क्योंकि अभी कल ही मुझे ऐसा एक वाकया जो है और डिस्कशन सुनने को मिली है, इसलिए मैं ये बात जो है अब कर पा रही हूँ। बाकी जो है, अगर मैं बात करूँ जहाँ पर हमारी वालदा का जिक्र आया, तो लिटरली मैंने उसके बाद जो है जिस तरह के रूप देखे हैं ना, जिस तरह के चेहरे देखे हैं, तो मैं तो उसी टाइम बहुत ज़्यादा शौक हो गया था चीज़ों को लेकर। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में फिर वही बात आ जाती है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो इतनी क्विक होती हैं ना कि आप जो है ना बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि यार आपकी नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हुई है। वो आपको उसी टाइम पता चलता है जब कोई एक सर्टेन पीरियड आपके ऊपर आता है ना, तो फिर आपको जो है उस चीज़ का रियलाइज होता है। पर वैसे मेरे दिल में ज़रूर ये बात आती है, अभी भी आती है, कि मैं कहती होती हूँ कि काश थोड़ा टाइम और उनको मिल जाता, काश थोड़ा हम और टाइम स्पेंड कर पाते। इनफैक्ट अभी भी कोई खुशी होती है तो हम लोग ज़रूर भी उनको बिल्कुल, वो तो है कि अगर वो होती तो वो कितना खुश होती, क्योंकि वाकई में माँ के साथ अटैचमेंट कोई अलग ही लेवल की होती है। और खैर मेरा बॉन्ड बहुत ही डिफरेंट था अपनी अम्मी के साथ, सो इस वजह से मैं तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ अटैच हूँ, तो मतलब मुझे अच्छा लगता है। बाकी ये है कि जैसे सर ने आज बातें की, मुझे लगता है कि इसमें मौजम तो बड़ा खुश होगा, क्योंकि मौजम के दिल की बातें आज हो रही हैं। इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, ये एक रियलिटी बेस्ड जो है हकीकत है कि क्या नाम लेते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि मैं घर और बाहर में किसी से भी जो है वो शेयर नहीं कर पाता। उन चीज़ों का मुझे स्ट्रेस होता है, लेकिन जो है वो फिर स्ट्रेस रिलीज करने का यही होता है कि मैं अपनी बाइक निकालता हूँ और बाहर जाता हूँ, एक राउंड लगा कर आता, तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो जाता हूँ। बहुत सारा जो है आपको जो है अच्छा फील होता है जब आप बाहर से होकर आते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है ना, अगर मैं खैर मौसम की केस की सिर्फ बात करूं, मुझे ऐसा लगता है ना, मौसम
को तो इतनी फ्रीडम हम लोगों ने दी हुई है कि लाइक वो हमसे कोई भी किसी भी किस्म की बात कर सकते, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि आप थोड़े मे भी खुद रिलक्टेंट होते हों, और क्योंकि हर इंसान हर चीज़ हर किसी के साथ शेयर नहीं करता। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है एक लड़की भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ या अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करे, मतलब लेकिन वो एक पर्सन ज़रूर अपनी लाइफ में रखती है जिसके साथ वो हर चीज़ शेयर करती है। देखें आपका जो बचपन होता है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे विकास सर ने बात की, आपके बचपन में जो चीज़ें आप में इंजेक्ट कर दी जाती है ना, आप बेशक बड़े होकर जितनी मर्जी फ्रीडम दे लें, ठीक है ना, लेकिन वो चीज़ें आपके अंदर हमेशा रहती हैं। और इसके बाद पूछूंगी मौसम से क्या क्या इंजेक्ट है, मुझे भी नहीं पता। तो वो लिटरली कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिसकी मुझे कमी महसूस होती है, लेकिन मैं ना चाहते भी नहीं शेयर कर सकता इनसे। नहीं, बस होती हैं बहुत सारी चीज़ें एक इंसान के। व्यूअर्स से शेयर कर दो ना। नहीं भाई, ओपनली मैं जब आपसे नहीं शेयर कर सकता, मैं अपने घर में किसी और से शेयर नहीं कर सकते, बाहर दोस्तों से नहीं कर सकते, तो मैं ओपनली फिर कैसे कर दूं? ओके सो खैर मुझे नहीं पता कि वो कौन सी बातें हैं, लेकिन मुझे तजस्सुस हो रहा है। एनीवे गाइस आप जरूर बताइएगा। अब इसके बाद मैं इसका सर खाऊंगी, मुझे बताओ क्या है। और मैं नहीं बताने वाला। Okay, चलो फिर भी कोशिश करूंगी, ट्राई अगेन, मे भी कोई चांस निकल आ जाए। आप जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या वाकई में कोई ऐसा नहीं है जिससे आप अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या कोई एक ऐसा तो है, चाहे वो फैमिली में से है, फ्रेंड्स में से है, कोई भी ज़रूर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अपने भी मसले मसाइल बताइएगा, मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आएगा कि भाई क्या मतलब एक जो मेल हैं उनके अंदर क्या चल रहा होता है, कौन सी बातें होती हैं जो उनको तंग करती हैं और जहाँ पर आकर वो नहीं शेयर कर पाते। ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मेरा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।